नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 16 और पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत ऊर्जा। और हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से विद्युत हमारे जीवन के अंदर काम में आती है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, या हम अगर अपनी हथेलियों की बात करें तो हम इनको अगर आपस में रगड़ते हैं तो ये गर्म हो जाती है। और हमने पढ़ा था कि ये गर्म क्यों हो रही थी, कि इनके अंदर जो आवेश है वो उत्पन्न हो रहा था। और वो आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा था? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। वो आवेश उत्पन्न हो रहा था उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो तो क्या कहला रहा था? धनावेशित कहला रहा था। और जो कण इलेक्ट्रॉन ले रहा था वो क्या है? ऋणावेशित कहला रहा था, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का ये आना जाना था, इसके कारण क्या है, किसी भी परिपथ के अंदर या किसी भी उपकरण में बिजली बहती है या विद्युत बहती है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा कब बह रही थी किसी भी उपकरण में? जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ था। मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा बह रही है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन गति ही नहीं करते, आपस में स्थानांतरित ही नहीं होते, उनमें आवेश ही नहीं आता, तो क्या विद्युत उत्पन्न हो पाती? नहीं होती ना बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर कि विद्युत धारा क्या होती है। देखिए इधर, सभी विद्युत उपकरणों जैसे कि बल्ब या हीटर की कुंडली का कार्य आवेशों की गति पर निर्भर करता है। नदियों में जलधारा का निर्माण पानी के बहने के कारण होता है। ठीक वैसे ही किसी चालक या धातु के तार में आवेशों की गति के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। अब देखो विद्युत धारा क्या होती है। देखो, इकाई समय में चालक की किसी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन में से प्रवाहित होने वाले आवेशों का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा का मतलब है कि जो आवेश होते हैं, आवेश को हमने क्यू से लिखा था। ठीक है, क्यू क्या था? आवेश। अब ये जो आवेश है वो कितने समय में बह रहा है किसी भी तार के अंदर, टी यानी कि समय, कितने समय के लिए बह रहा है, उससे जो उत्पन्न होगी वो ही क्या है? विद्युत धारा होगी। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे टी। Q का मतलब है आवेश और T का मतलब क्या है? समय। तो विद्युत धारा हम किसको कहेंगे? विद्युत धारा हम कहेंगे कि किसी एकांक समय के अंदर जो आवेश का प्रवाह है वो ही क्या है? विद्युत धारा है। बात आई समझ में बच्चों? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत बार काम आएगा अपने। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला है? I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है यहाँ पे? आवेश है, T क्या है? समय है, और I का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा होती है। ठीक है, आगे देखिए, जहां क्यों कूलाम मात्रक में व्यक्त आवेश है जो कि 1 सेकंड में चालक में से प्रवाहित हो रहा है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में बहता हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अर्थात देखो बच्चों, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? हमने पढ़ा I बराबर Q अपॉन T होता है ना। तो Q क्या है? Q यहाँ पे आवेश है, और हम पढ़ चुके हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। ठीक है, और अपूर्ण में क्या है? टी क्या है? समय, और समय का मात्रक जो सबसे छोटा मात्रक है वो सेकंड होता है, तो हमने लिख लिया सेकंड। अब जो धारा होती है, धारा का मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब अगर मुझे 1 एम्पियर का मान निकालना है तो 1 एम्पियर बराबर कितना होगा बच्चों? अगर आप 1 सेकंड तक, ठीक है, 1 सेकंड तक 1 कूलाम आवेश किसी तार के अंदर प्रवाहित करते हो तो आने वाली धारा का जो मान है ना बच्चों, वो 1 एम्पियर आएगा। बात आ गई समझ में कि 1 एम्पियर किसी तार के अंदर धारा कब बहेगी? जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक उस तार के अंदर प्रवाहित होगा तो उसके अंदर बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा।
ठीक है बच्चों, इधर देखो हमने क्या लिखा कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, ये आपके 1 एम्पियर का मान है। आगे देखो बच्चों, जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, आपको पता चल गया है। और जो विद्युत धारा है वो अदिश राशि होती है। अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो जिनका फोटो देख रहे हो ना आप, ये कौन है? ये एम्पियर नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने विद्युत धारा के बारे में हमें बताया। अब देखो बच्चों, आगे बात करते हैं एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो किसी तार के अंदर बहने वाली धारा का जो मान होता है ना बच्चों, उस मान को हमें बताता है किस तार के अंदर कितनी धारा बह रही है। जैसे हमने पहले पढ़ा था लास्ट पार्ट में वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर तो क्या बता रहा था बच्चों कि किसी भी चालक तार के सिरों के ऊपर कितना विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, यह बताता है वोल्ट मीटर। जबकि एमीटर किसके बारे में बताएगा? एमीटर हमें बताएगा विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है उससे हम कौन से क्रम में जोड़ रहे थे? उससे हम समांतर श्रेणी में जोड़ रहे थे। ठीक है, जबकि जो एमीटर है वो बच्चों हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। बात आई समझ में? देखिए, एमीटर एक यंत्र है जो कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होने पर परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान दिखाता है। और एमीटर की फोटो आपको दिख ही रही है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अब आपको पता है बच्चों कि कोई भी पदार्थ होता है ना, उसमें 3 चीजें होती है। एक तो होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है ना, उस पे हमेशा धनावेश होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है ना बच्चों, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कि इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमेशा बच्चों ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब किसी भी पदार्थ के अंदर इनका जो मान है ना, वो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। लेकिन किसी पदार्थ में जितने प्रोटॉन होते हैं ना बच्चों, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तो जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो टोटल नेट तो 0 आएगा ना, तो उस पे कोई आवेश नहीं होगा। लेकिन किसी पदार्थ के अंदर प्रोटॉन तो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस पे ओवरऑल मतलब लास्ट में नेट क्या आएगा? पॉजिटिव आवेश आएगा। लेकिन किसी पदार्थ के अंदर पॉजिटिव आवेश कम है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो उस पदार्थ पे अगर हम कुल आवेश की बात करें तो बच्चों वो कैसा आएगा? ऋण आवेश आएगा। तो देखिए इधर प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होते हैं। सामान्य अवस्था में पदार्थ विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। उदासीन क्यों होंगे? क्योंकि उन पे आवेश नहीं है ना अभी। परंतु जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक मात्रा में होते हैं तो यह धनावेशित होते हैं, और यदि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं तो ये ऋणावेशित होते हैं। यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ धातु के एक तार के द्वारा संपर्क में लाया जाता है, तब धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुएं समान विभव को प्राप्त ना कर ले। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि एक पदार्थ तो है जिसके अंदर क्या है? आवेश है, जैसे धनावेश है, और एक पदार्थ है इसके अंदर क्या है? ऋणावेश है। मतलब जो ऋणावेश है इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसकी तरफ गति करना शुरू कर देते हैं, और ये गति कब तक होगी? जब तक दोनों के अंदर समान आवेश नहीं आ जाता है। ठीक है, अब देखो, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात धनावेशित टर्मिनल से ऋणावेशित टर्मिनल की ओर होती है। इधर देखो बच्चों, अगर हम किसी सेल की बात करें,
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये क्या है बच्चों? ये सेल का चिन्ह है। अगर हमें कहीं परिपथ में सेल को दर्शाना है हमारी कॉपी में या बोर्ड पे, तो हम इस तरीके से बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये एक सेल है। अब देखो, हमने पढ़ा कि विद्युत धारा कब बहती है? जब आवेश बहते हैं। मतलब आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ठीक है। तो मानो कि इलेक्ट्रॉन है, उसके बहने की दिशा इधर है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है, इस यहां से चल के इधर जा रहा है, तो आपकी जो धारा है ना बच्चों, वो इधर बहेगी। हमेशा धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। मान लिया ये कोई परिपथ है, ये कोई तार हमने इससे जोड़ दिया, किससे? एक सेल से जोड़ दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की ओर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं धारा उसके ऑपोजिट साइड जाती है, तो धारा इधर बहेगी। बात समझ में आई? तो हमेशा जो धारा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, धारा तो ऐसे बहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। ये बात आई बच्चों समझ में? आगे देखिए, ये आपके पास एक विद्युत परिपथ आ गया। ये कोई तार है, ठीक है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही क्या है? धारा बहेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों इधर गति कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उधर इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए इधर से उधर की तरफ गति कर रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं गति? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसकी गति बताई? इलेक्ट्रॉन की। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है। तो धारा कहां से कहां बहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इधर से धारा बहती हुई इसमें से किधर आएगी? इधर आएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमेशा धारा बहती है। ये जो चिन्ह है बच्चों आपको समझ में आ गया किसका चिन्ह है? किसी बैटरी का या सेल का, ठीक है बच्चों। देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो इधर है, जबकि धारा का प्रवाह इसके ऑपोजिट विपरीत दिशा में होता है। आगे बात करते हैं, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। सेल का मतलब तो एक सेल हो गया, और एक से अधिक सेल अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो ऐसा जो संयोजन है उससे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बैटरी कहते हैं। अब जब बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ेंगे तो हम किस क्रम में जोड़ेंगे? हम उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण होता है। अब जो बैटरी होती है ना बच्चों, वो हमें दिष्ट धारा देती है। दिष्ट धारा का मतलब है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है कि जो धारा होती है ना वो एक ही दिशा में बहती है, इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है। जबकि एक और धारा होती है जिसे हम कहते हैं ऐसी प्रत्यावर्ती धारा। इसकी धारा क्या है? हर सेकंड में बदलती है, ठीक है, समय के साथ बदलती रहती है। तो देखो अदिष्ट धारा से तात्पर्य है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है। और आपको याद रखना है कि जो बैटरी होती है, जो सेल होते हैं, उसके अंदर कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा, डीसी होती है। आगे देखो बच्चों, चालक और कुचालक क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे अपने सुपुत्र और कुपुत्र होता है ना किसी माँ के। सुपुत्र मतलब जो अच्छा पुत्र हो, कुपुत्र मतलब जो अच्छा पुत्र नहीं है। वैसे ही अपने चालक है और कुचालक है, या आप बोल सकते हो सुचालक है और कुचालक है। सुचालक मतलब जो विद्युत धारा का अच्छे से चालन करते हैं, या जिसके अंदर विद्युत धारा बहती है, वो तो हो गए आपके चालक या सुचालक। और कुचालक किससे कहेंगे? जिसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती है, जिसके अंदर विद्युत धारा का निर्माण नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? कुचालक कहलाते हैं। जैसे अगर आप बात करो लोहे का तार, तांबे का तार, इनके अंदर आपको करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन क्या आपको सूखी लकड़ी के अंदर करंट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने गलती से गीली लकड़ी ले ली ना बच्चों, तो उसमें करंट आएगा। क्यों? गीली लकड़ी का मतलब उसमें पानी है, और जो पानी है वो आवेश बना लेते हैं, इसलिए उसमें क्या करंट बहेगा। जबकि सूखी लकड़ी के अंदर करंट नहीं आता है। ऐसे ही प्लास्टिक, अगर आप प्लास्टिक को किसी प्लग में लगाते हो तो उसमें करंट नहीं आता, और उस जगह अगर आपने किसी चम्मच को या किसी लोहे की कील को लगाया तो आपको तुरंत करंट आता है। तो यही क्या है बच्चों? सुचालक और कुचालक पदार्थ। तो देखिए इधर
पदार्थों में होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रवाह के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है चालक और दूसरा है कुचालक। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें होकर विद्युत धारा मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है। अब कौन कौन से होते हैं चालक पदार्थ? जैसे आपका चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है और धातुएं जो होती है वो विद्युत की क्या होती हैं? चालक होती हैं बच्चों। जबकि कुचालक वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं हो सकती है। जैसे कि आपका रबड़ हो गया, कांच हो गया, बेकेलाइट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? कुचालक पदार्थ के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम प्रतिरोधक की। अब देखो बच्चों, प्रतिरोधक का मतलब क्या हुआ? जैसे जब आप कोई कार या बाइक चलाते हो रोड के ऊपर तो उसमें ब्रेकर आते हैं ना। ब्रेकर क्या करते हैं? ब्रेकर आपके जो गाड़ी की स्पीड होती है ना उसको कम करते हैं ना। या अगर आपने ब्रेकर पे स्पीड से गाड़ी कुदाई तो आपको क्या आएगी? चोट आएगी, आप गिर सकते हो। इसलिए आप क्या करते हो? जैसे ब्रेकर आता है अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेते हो, करते हो ना। सेम टू सेम वही काम जो प्रतिरोधक है वो धारा के लिए करते हैं। मतलब प्रतिरोधक का क्या काम है? जो प्रतिरोधक होते हैं वो किसी भी तार के अंदर धारा का मान कम कर देते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना बच्चों, तो रोड पे जितने ज्यादा बार ब्रेकर आता है आपकी इस गाड़ी की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी ना, ठीक है। और कम ब्रेकर है तो आपकी स्पीड कम बार कम होगी। सेम वैसे ही अगर किसी चालक तार के अंदर प्रतिरोध का मान कम होता है तो धारा के लिए जो प्रतिरोध है, मतलब जो ब्रेकर है वो कम है। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो धारा का मान, जो धारा का बहने का मान है वो भी क्या है? कम हो जाता है। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोधक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करने की प्रवृत्ति होती है। कोई ऐसा तार जिसमें विद्युत परिपथ में काम आने के लिए वांछित प्रतिरोध हो, प्रतिरोधक कहलाता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि किसी तार के अंदर बैटरी अगर हमें दिखानी है, सेल दिखाना है, तो हम ऐसा चिन्ह बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें प्रतिरोधक दिखाना है तो हम कुछ ऐसा चिन्ह बनाएंगे। जहां पे ये चिन्ह बनेगा इसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। और बिल्कुल जब ये चिन्ह बनेगा तो इसका मतलब है वहां पे कोई सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। इससे प्रतीक इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये कुछ प्रतिरोधक है। अब देखो ये जो प्रतिरोधक है इसका मान क्या होता है? 0.25 ओम होता है। जैसे बच्चों धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, वैसे ही जो आपका प्रतिरोध है ना बच्चों, इसका मात्रक ओम होता है। इसका चिन्ह तो ये है, इसको बोलते हैं क्या? हम ओम बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो 0.5 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये एक किसी परिपथ का चित्र है। अब इस परिपथ के अंदर देखोगे ना आप, तो सबसे पहले देखो आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये चिन्ह किसका है बच्चों? सेल का, हम पढ़ चुके हैं। ये जो चिन्ह है ना बच्चों, ये है आपके एमीटर का चिन्ह। किसका? एमीटर का चिन्ह। इसका एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और जो ये चिन्ह आपको मिलता है ना अगर, तो इसका मतलब है ये है आपके वोल्ट मीटर का चिन्ह, ठीक है। इसके अंदर ये देखो ये रहा वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये वाला जो चिन्ह अभी अभी हमने पढ़ा ये किसका है बच्चों? प्रतिरोधक का चिन्ह। तो ये रहा आपका प्रतिरोधक, ठीक है। अब ये जो चिन्ह मिल रहा है आपको, ऐसा वाला चिन्ह, ये है आपके स्विच का। क्योंकि जब तक आपका स्विच ऑफ है तब तक उसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहेगी। जैसे जब तक स्विच ऑफ है आपका पंखा नहीं चलेगा, जब तक स्विच ऑफ है आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। जैसे ही आप स्विच को चालू करते हो, बटन को दबाते हो, तो क्या है? पंखा चलने लग जाता है, टीवी चलने लग जाता है, ठीक है। कुछ भी काम जो होता है वो चालू हो जाता है। लेकिन जब तक स्विच बंद है तब तक क्या है? विद्युत धारा नहीं बहती। क्यों? क्योंकि जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक विद्युत धारा नहीं बहेगी। जैसे अगर आपके बीच में खड्डा है तो आप दूसरी ओर नहीं जा सकते ना। स्विच बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं धारा के लिए। और खड्डा नहीं है, वहां पे पूरी रोड बनी हुई है आराम से, तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो है स्विच ऑफ। अगर हमें ऑन करना है तो इसमें बिंदी लगा देते हैं। ये है आपके स्विच का चिन्ह, ये देखिए। अब ये जो चिन्ह है बच्चों, ये वाला चिन्ह यहां से लेके यहां तक का, ये है आपके धारा नियंत्रक का। किसका चिन्ह है बच्चों? ये धारा नियंत्रक का,
ये जो चिन्ह होता है ये होता है आपके धारा नियंत्रण का। ये क्या काम करता है, किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को नियंत्रित करता है कि इस परिपथ के अंदर कितनी धारा बहेगी, कम करनी है, ज्यादा करनी है। ये कौन करता है, ये करता है बच्चों धारा नियंत्रक। तो आपको इस पूरे परिपथ का मतलब समझ आया ना, किस चिन्ह का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, ये सेल है, ये सेल का पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये क्या है, नेगेटिव वाला हिस्सा। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन जो विद्युत धारा है वो बच्चों हमेशा देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगी। ये देखो, ये आपको चिन्ह दिख रहा है ना, किसका है, धारा की दिशा का है। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि जो एमीटर होता है उसे परिपथ में हमेशा बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो सेल के साथ श्रेणी क्रम में है, जबकि वोल्टमीटर होता है इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो ये प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक तार में प्रवाहित धारा इसके सिरों के मध्य विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब हमने ये जो डायग्राम लिया अभी, अब हम बात करें कि इसके अंदर कितनी धारा बह रही है, तो बहने वाले जो धारा है ना बच्चों इसके अंदर, वो कितनी होगी, जो इसका विभवांतर है उसके समानुपाती होगी। अगर इसका विभवांतर का मान बढ़ा देंगे तो इसकी धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, अगर इसके विभवांतर का मान कम कर देंगे तो धारा का मान भी कम होता जाएगा। मतलब जो आपके V होता है वो किसके समानुपाती होता है बच्चों, I के। ठीक है, अब हमने हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जहां पे भी समानुपाती का चिन्ह आता है और उससे हटाकर अगर हम बराबर लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई नियतांक लगाना होता है। तो यहाँ पे हम जो नियतांक लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों R। ठीक है, तो I का I ऐसे की ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, V बराबर RI। ये किसका फॉर्मूला आ गया, आपके पास V का मान आ गया। ठीक है बच्चों, जो R है ना, यहाँ पे R क्या है, ये एक आनुपातिक स्थिरांक है और इसे दिए गए तार का प्रतिरोध भी कहते हैं। जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, प्रतिरोध जो धारा के मार्ग के अंदर आने वाली बाधा है, वो ही मान क्या है, ये R है। ठीक है, यह अवलोकन सबसे पहले जॉर्ज सिमोन ओम द्वारा किया गया था, अतः इसे ओम का नियम कहते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए ओम का नियम क्या है तो आपको बताना है V बराबर IR, यही क्या है, ओम का नियम है। तो V क्या है, विभवांतर, I क्या है, धारा। मतलब किसी भी चालक तार के अंदर बहने वाली धारा का मान उसके उस सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। आगे देखिए बच्चों, तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब हमने पढ़ा कि V बराबर RI होता है और जो R है वो क्या है, आनुपातिक स्थिरांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो अब ये R किस किस बातों पे निर्भर करेगा, तो ये R देखो किसी चालक तार के अंदर होगा। ठीक है, तो देखो तार की लंबाई पर। अब एक बात बताओ कि आपके पास एक तो छोटी रोड है इतनी सी और एक आपके पास इतनी बड़ी रोड है, तो बताओ किस रोड के ऊपर ब्रेकर ज्यादा होंगे। जो बड़ी रोड है उसके ऊपर छोटी रोड के मुकाबले ज्यादा ब्रेकर होंगे ना। तो वैसे ही जो छोटा तार है उसकी अपेक्षा बड़े तार के अंदर प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, उसके मार्ग की बाधा ही तो है। तो देखिए, जितनी अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा। दूसरी बात है तार की मोटाई पर, तो जितनी अधिक तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो लंबाई है, लंबाई के तो समानुपाती होता है R, जबकि उसकी जो मोटाई होती है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ती जाएगी उसके प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए पदार्थ की प्रकृति पर। अब देखिए अलग अलग प्रकार के पदार्थ है, जैसे चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये सब देखो बच्चों चालक पदार्थ है क्योंकि ये सब धातुएं हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे अच्छी जो चालक है वो बच्चों चांदी है। कौन है, चांदी। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध का मान है वो इन दोनों के मुकाबले कम है। ठीक है, तो इनके मुकाबले कम है, इसका मतलब अब देखो तीनों है तो धातु, लेकिन तीनों का प्रतिरोध सेम है क्या,
नहीं है ना। तो जब प्रतिरोध का मान है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ हमने लिया है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रतिरोध का मान कम होता है, कुछ पदार्थ में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। तो देखिए इधर समान मोटाई व लंबाई के लोहे के तार की तुलना में तांबे के तार का प्रतिरोध कम होता है। अब बच्चों देखो, जिस तार का प्रतिरोध कम होगा उसके अंदर धारा ज्यादा बहेगी ना। क्यों बहेगी ज्यादा? क्योंकि बाधा कम है, ब्रेकर कम है। ब्रेकर कम है तो स्पीड ज्यादा रहेगी ना। जितने ज्यादा ब्रेकर होंगे स्पीड उतनी ही कम होगी। तो जिसके अंदर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसके अंदर क्या है, धारा कम बहेगी, और जिसके अंदर प्रतिरोध का मान कम होगा उसके अंदर धारा ज्यादा बहेगी। मतलब जिसके प्रतिरोध का मान कम है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। देखिए प्रतिरोध एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। इससे इस तरीके से ये जो चिन्ह है ना, ओमेगा प्रतीक, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 ओम उस तार का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। अब इधर देखिए बच्चों, हमें पता है कि V बराबर आर आई होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर V अपॉन आई आया कि नहीं। अब हमें मालूम है कि जो V है उसका मान क्या हो, उसका मात्रक क्या है, वोल्ट होता है, और जो I है इसका मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। तो हमें R का भी पता है कि जो R है उसका मात्रक क्या है, ओम होता है, ठीक है। अब हमें मान निकालना है 1 ओम का। किसका, 1 ओम का। तो 1 ओम का मान कितना होगा, अगर किसी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसके अंदर बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसके अंदर जो प्रतिरोध का मान है बच्चों वो 1 ओम आएगा, ठीक है। यही हमने अभी पढ़ा है। देखिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब देखो उच्च प्रतिरोध को किलो ओम और मेगा ओम में मापा जाता है। अब देखो ओम तो छोटा मात्रक है और बड़ा मात्रक क्या हो गया इसका, किलो ओम और मेगा ओम। किलो ओम का मतलब हो गया 10 की पावर 3 ओम और मेगा ओम का मतलब हो गया 10 की पावर 6 ओम होता है, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आई कि धारा होती क्या है, कब धारा का मान ज्यादा होगा, कब कम होगा, और प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।